क्या हम दिखना शुरू हो गए? हेलो, स्वागतम सुस्वागतम। अच्छा, तो कुछ टेक्निकल टच था, वो टच नहीं हो रहा था। एक 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 मिनट आपका जरूर चाहूंगा, बस 1 मिनट में स्क्रीन से ऑफ दिखूंगा। हाँ, उसी में है, 8 मिनट। हाँ जी, हाजिर हैं हम। अ, असल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, स्टार्ट बटन टच नहीं हो रहा था। मैं आपको देख रहा था, आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, बट मेरी ओर से वो मेरा फोटो नहीं जा पा रहा था। तो मैंने वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर कर ली, अब हम आपके साथ हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों हमने प्रतिदिन 8 से 9 की एक श्रृंखला आरंभ की है, जिस श्रृंखला में हम आपसे रोजाना मिला करेंगे हिंदी के प्रश्नों के, कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। और ये सवाल है आपके लिए हाजिर। आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह प्रक्रम, आज का अपना है एपिसोड। तो देखते हैं हम अपना पहला सवाल क्या है हमारा प्रश्न। तो बच्चा प्रश्न यह है, पहला सवाल है, बिहार एग्जाम, बिहार में तमाम सारी परीक्षाएं हैं। बिहार पीसीएस का मेंस भी होने वाला है, बिहार एसआई का मेंस होने वाला है, बिहार एसआई ईएसआई की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके भी मेंस में हिंदी आएगा। तो उन्हीं सब, बाकी उत्तर प्रदेश की अगर आप परीक्षा देते हैं तो उसमें भी ये काम आएगा। तो ये प्रश्न आपके सामने है। आइए पहला सवाल लेते हैं, उपादान का समानार्थी इनमें से क्या है? दिल का बच्चा खुश रहिए, स्वागत है। अच्छा, कोई कमेंट में जवाब ना दे, आप सारे सारे जवाब अपने पोल में दें, हमें अच्छा लगेगा कि हम आपके पोल के जवाब लेंगे। तीरथ कश्यप जी, रिंकू, ममता साहू, महिमा पांडे, सबका स्वागत। हेलो, नमस्ते बच्चा, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ना सॉरी, गुड इवनिंग। सवाल बड़ा सरल था लेकिन जवाब बहुत कम कम आए, खुश रहो बच्चा, ये उम्मीद ना थी यार। अच्छा, वो भी अलग बात है कि आपने सवाल कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ये शब्द कभी नहीं जाना होगा। हम बताते हैं आपको इस शब्द के माने। बच्चा, उपादान का जो समानार्थी होता है वो होता है तत्व। अब उपादान क्या वाला होता है? तो आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में, अंग्रेजी में फैक्टर, कि दीज आर फैक्टर ऑफ दिस। तो जो उपादान होता है वो उसी फैक्टर या तत्व को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को। किसी भी चीज को बनाने में जो इंग्रेडिएंट लगते हैं, जैसे आप इडली बनाने चले हैं, नहीं बच्चा, उपदान की बात नहीं, हम यहाँ उपादान, आदर्श बाबू क्या लिखा हुआ है? उपादान लिखा हुआ है, ठीक है। जो प्रश्न हमने पूछा उसे ध्यान से दें, खुश रहो भैया। स्वर्णिमा, स्वागत है बच्चा। जब हम उपादान कहते हैं, तो जैसे आप कोई सामान बनाते हैं, कोई रसगुल्ला बनाते हैं, तो रसगुल्ला बनाने में खोया चाहिए होता है, थोड़ा मैदा चाहिए होता है, दूध भी चाहिए होता है, चीनी भी चाहिए होती है। तो आप कहेंगे कि ये जो चीजें हमने इकट्ठा की, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, या ये उपादान है किसका? आपके क्या कहते हैं, रसगुल्ला बनाने का। तो जब हम उपादान शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसका माने हो जाए, हाँ, इंग्रेडिएंट, एग्जैक्टली, इंग्रेडिएंट शब्द को आप उपादान मान के चलेंगे। उपादान का अर्थ होता है तत्व। तकिया सहारा साधन से मतलब नहीं है, उपादान तत्व होता है, ठीक, याद रखिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए अगले प्रश्न पर। गुड इवनिंग सबको, खूब खुश रहिए, नमस्ते, स्वागत है। बड़ा बढ़िया शब्द है और बड़ा सरल सा शब्द है, बिल्कुल कठिन शब्द नहीं है। आपने ये पर्यायवाचियां बहुत बहुत बार पढ़ी होंगी। भारत सर आए हैं, नहीं नहीं, ये गर शब्द का प्रयोग उपसर्ग में बता सकते हैं, गर नहीं, अरे गर्जना में गर उपसर्ग नहीं है भाई। गर पहली बात तो गर का कुछ होता नहीं बच्चा, गर उपसर्ग के तौर पर प्रयोग नहीं करते, गैर का उपसर्ग के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो लिखा गर जो शब्द है ये हिंदी में किसी उपसर्ग के तौर पर प्रयोग नहीं होता। अगर गैर लिखा होता है तो उर्दू में
नहीं, ये भारत सर नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट भारत हैं भाई। भारत कुमार, मुझे लगता है ये हमारे छात्र भारत हैं भाई। भारत जी आप कंफर्म करिए, आप अध्यापक हैं तो हमारी ओर से प्रणाम, और अगर आप छात्र हैं तो स्वागत है। यादव जी देखिए, ये जो गैर शब्द है बच्चा, गैर गैर होता है, गर नहीं होता है, ठीक है। तो गैर तमाम सारे शब्द लगा, हाँ गैर का बताए दे रहे हैं। जैसे आप कहते हैं गैर लाजिम, गैर लाजिम, गैर बिरादर, गैर बिरादर, बिरादर। गैर का मतलब अन्य होता है। गैर, नहीं नहीं, प्रत्यय की बात नहीं हो रही, संभवतः उपसर्ग की बात हो रही है, मुझे लगता है तुलिका ने उपसर्ग के तौर पर इसे पूछा है। तुलिका ने, हाँ इसको उपसर्ग के तौर पर पूछा, प्रत्यय के तौर पर नहीं, ठीक है। तो आप समझिएगा, ये जो गर है, ये बच्चा गर नहीं होता, गैर होता है। गैर बिरादर माने दूसरे में, तो गैर का मतलब अन्य होता है, गैर का मतलब अन्य होता है। और अगर गर प्रत्यय की बात करेंगे तो तमाम शब्दों में। हाँ, अच्छा, हाँ गैर का मतलब अन्य या दूसरा, गर का मतलब दूसरा होता है, तो इसको ध्यान से जोड़ लेंगे तो बात बन जाएगी। बात समझ गए? आप कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछे, हम उसका समाधान करेंगे आपको। अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? बड़ा सरल सवाल है, कतई कठिन नहीं है, हवा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। अरे राम राम, हमारे छोटे हमारे जो बेटे हैं वो छोटा भीम देख रहे हैं, उनके छोटे भीम की आवाज यहाँ तक आ रही है। अभी आवाज कम करवाता हूँ। क्या आपको भी छोटा भीम का लिरिक्स सुनाई पड़ रहा है क्या? शायद दरवाजा, अच्छा सुनाई पड़ रहा है, शायद शायद दरवाजा खुला रह गया है। हम अभी उसको प्रॉपर बंद कर लेते हैं तो आवाज आना बंद हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चा, सरल सवाल था, इसमें बिल्कुल कठिनाई नहीं। नहीं, बच्चे देखेंगे, बस दरवाजा शायद खुला रह गया है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में। हाँ जी, वो दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था तो। चलिए, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची नहीं है कौन? सलिल, क्योंकि सलिल माने क्या होता है? जल होता है। सलिल माने होता है जल। कभी कभी करवा देंगे, व्हाट्सएप पर मैंने एक बार करवा था। श्रीकांत जी नमस्ते। बच्चा, सलिल माने जल होता है, और बाकी वायु, अनिल और समीर, ये सब हवा की पर्यायवाची है। अच्छा, एक चीज और, सलील लिखा है तो सलील के साथ एक चीज और जोड़ के देता हूँ। देखो, ये उठाया यहाँ से, और ये हमारी स्लाइड। देखो, अगर मैं सलील में एक शब्द जोड़ दूं जा, इसको हम प्रत्यय कहते हैं, सलीलज। कोई बताएगा अब सलीलज का अर्थ क्या हो गया? कमेंट करें, सलीलज का अर्थ क्या हो गया? बहुत बढ़िया। शायद नहीं, एकदम कंफर्म मारिए, हाँ बादल। वर्षा त्रिपाठी ई का है, मतलब ऐसे ही कि मतलब गलती से। हाँ जी, हनुमान प्रसाद जी स्वागत है आपका। कमल आप बता रहे हैं सही, सुंदरी राठौर भी सही, कमल बता रही, सब लोग सही बता रहे हैं। बच्चा, एक तरीका याद रखिएगा, अगर किसी शब्द के अंत में जा लग जाए, यदि किसी शब्द के अंत में जा लग जाए, तो जो पहले लिखा है उससे जन्म लेने वाला होता है। जो पहले लिखा है उससे जन्म लेने वाला, विशाल सिंह, बादल बादल नहीं, जन्म जन्म, हेलो। तो याद रखना, सलिल माने पानी से जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और अगर यही शब्द सलीलद लिख दिया जाए, बच्चा छोटा छोटा खेल है हिंदी का, अगर यही शब्द सलीलद लिख दिया जाए, नमस्ते, सलीलद, तो दामा ने देने वाला, दामा ने देने वाला। नहीं, मजे नहीं ले रहे, एक दो लोग सीरियसली गड़बड़ थे। तब ये क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा, बादल हो जाएगा। असल में होता क्या है कि इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि वो जहन में दो चार सवाल एक साथ रहते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चा, सलीलज जो है वो क्या बन जाएगा बच्चा? सलीलद हो जाएगा। तो सलीलज कमल है और सलीलज बादल है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ऐसे ही याद रखना,
अगर हम कहते हैं जलज, तो जलज क्या होगा? कमल होगा। और अगर मैं कहूंगा जलद, तो जलद क्या होगा बच्चा? बादल। बादल। याद रखेंगे ना बात? बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, बिना कोनो कंफ्यूजन के। क्लास में क्या चल रहा है बच्चा? क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का हम डिस्कशन आपसे कर रहे हैं। सब सारे हर टॉपिक के सवाल हैं इसमें, एक पेपर है उसका पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आपको बताना है कि अगम का विलोम क्या होगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देते हुए हमें ये भी बताएंगे कि आगम का अर्थ क्या होगा। आप इधर जवाब लगा दे पोल में, और आगम का मतलब क्या होता है ये हमें बता दें। ओहो, एकदम बेसिक मतलब बताएं, ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं, उसका सेंस क्लियर कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहे। हाँ, अब सही मतलब आया, अब सही मतलब आया। और मजे की बात है कि 38% खाली लोग सही हैं इतने सारे लोगों में। जहां जाया ना जा सके, बहुत बढ़िया। देखिए, आगम का मतलब होता है जहां जाया ना जा सके, एग्जैक्टली यही मतलब होता है, जहां पहुंचा ना जा सके, ना जा सके। अभी बताता हूं दुर्गम क्या होता है, अभी वो बताता हूं। जहां पहुंचा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? आगम। आगम। काहे बधाई दे रहे हो भैया अभी इधर? देखिए, और जहां जाना कठिन होगा, विशाल बाबू, जहां जाना कठिन होगा वहां क्या होगा? दुर्गम। तो जहां जाना कठिन है वो दुर्गम है, और जहां पहुंचा ही ना जा सके वो आगम है। तो आगम माने वहां कोई जा ही नहीं पाएगा। बात समझिए, जा ही नहीं पाएगा। हाँ। और अगर दुर्गम लिखा है तो कठिनाई से। हाँ, वो जो अगम्य शब्द है ममता, अगम्य शब्द संस्कृत है, और उसको तद्भव में बिगाड़ करके अगम कहा जाता है। और ये अगम का प्रयोग करते हैं, तद्भव में प्रयोग करते हैं। तो अगम माने जहां पहुंचा ना जा सके। अब अगम माने जहां ना पहुंचा जा सके, सुगम जहां आसानी से जाया जा सके, जहां एकदम सीधे पहुंच जाया जा सके, तो आगम का क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। आगम माने जहां पहुंचा ना जा सके, और सुगम माने जहां बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से पहुंचा जा सके। अच्छा, जितने शब्द लिखे हैं उनका मतलब बता देता हूं। लोप का अर्थ होता है गायब होना। लोप माने गायब, लुप्त हो जाना। दुर्गम माने आप समझ गए, कठिनाई से पहुंचना। अगर दुह किसी भी शब्द में लग जाए, अच्छा मैं एक शब्द समझाता हूं, देखो, दुह कठिनता को रिप्रेजेंट करता है, कठिनाई वाला सेंस आ जाएगा। जैसे मैं कहूं, तुमसे कहूं अलंघ्य, तो अलंघ्य माने जिसे लांघा ना जा सके। और अगर मैं कहूं, अच्छा, आसन, अभी अभी आगम के बात करेंगे। अब मैं अगर आपसे कहता हूं अलंघ्य, तो अलंघ्य माने जिसे लांघा ना जा सके। और अगर मैं कहूं दुर्लंघ्य, दुर्लंघ्य माने जिसे लांघना मुश्किल। तो कहीं भी दुह लगेगा तो कठिनाई आ जाएगा, कहीं भी दुह लगेगा तो कठिनाई आ जाएगा, और कहीं भी अ लग जाएगा तो मना हो जाएगा, सिरे से खारिज। अलंघ्य लांघा ना जा सके, दुर्लंघ्य माने जिसको कठिनाई से लांघा जा सके। बात समझ गए? तो इस शब्द को याद रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बनाएंगे। अच्छा, अब गुरुजी हम तो आगम निगम बहुत सुने हैं, या आगम निगम क्या होता है? आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, सुने हो? हाँ, माता भारती में गाए हैं। ये आगम निगम क्या बला है? तो बच्चा, आगम का मतलब होता है कोई चीज कहीं से आ करके एक जगह एकत्रित हो। आगम माने आया हुआ, और निगम माने निकला हुआ। आगम माने आया हुआ, निगम माने निकला हुआ। बात समझ गए? आगम माने आया हुआ नहीं। अब जो लोग, चाहे वो बिहार में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, जो लोग टीचिंग से जुड़े हुए हैं, अध्यापन से जुड़े हुए हैं, जो बीएड और बीटीसी इस तरह के पेपर परीक्षाएं देते हैं, या प्राइमरी में पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये आगम और निगम शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ती है। आपको टीचिंग मेथड के तौर पर आगम विधि, हाँ, इसी आगम से आगमन और निगमन विधि बनती है। पढ़ाने में इनका बड़ा गजब उपयोग होता है। जो टीचिंग छात्र हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग होता है। आगमन विधि माने क्या हुआ? हाँ, साइकोलॉजी में भी होता है। आगमन विधि माने क्या हुआ? आगमन माने आई हुई विधि,
निगमन माने निकली हुई विधि। इसका मतलब क्या हुआ कि उदाहरण देकर के नियम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आगमन, और निगमन माने नियम देंगे फिर उदाहरण देंगे तो हो जाएगा निगमन। तो निगमन सेंस वही है, यहां से निकल ले और वहां से आ जाए। तो आना माने ढेर सारे एग्जाम्पल के बाद नियम आया तो आगमन हो गया, और नियम बता करके उदाहरण ढेर सारे दिए जाने ध्यान से बात निकल रही है तो इसको निगमन कह देते हैं, यही शब्द हो जाता है। आयत और नियत नहीं होता है बच्चा, आयत का कोई शब्द नहीं होता। आयत एक अलग सेंस में चला जाएगा, नियत अलग सेंस होता है। आयत हम उर्दू में जा सकते हैं, आयत के लिए हम मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, लेकिन आयत कोई शब्द हिंदी में हम आने के लिए प्रयोग नहीं करते। हाँ, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आयात और निर्यात, हाँ ओहो, तो उसमें रा भी लगा लो भाई, आयात और निर्यात, हाँ एग्जैक्टली, आयात माने आना और निर्यात वही सेंस है। आयात माने आया हुआ और निर्यात माने निकला हुआ, यहां से बाहर भेजेंगे तो निर्यात हो जाएगा, आयात आने के लिए प्रयोग करेंगे। समझ गए, एक शब्द होता है हिंदी में, उसका बेसिक पकड़ लीजिए, हाँ उसका बेसिक पकड़ लीजिए, फिर इनका खानदान इधर तैयार है, इनका खानदान इधर तैयार है, शब्द से शब्द बनते हैं बच्चा, यही तो हिंदी पढ़ने का आनंद है। बात समझ गए, तो याद रखेंगे अगम होगा तो सुगम होगा, और कुछ लगाना नहीं। आइए अगले प्रश्न। भैया खुश रहिए, अंगद स्वागत है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा शब्द वर्तनी के लिहाज से सही है। बड़ा गजब शब्द है, बहुत गजब सवाल है। बहुत सारे कुछ हैं जो एकदम घाव हो गए हैं, जो एकदम सही जवाब दे पाएंगे, वरना बाकी सब सन्नाटा मारने वाले हैं। तो सवाल लिखिएगा कि इनमें से वर्तनी के हिसाब से सबसे सही शब्द कौन सा लिखा हुआ। नमस्कार राहुल, राहुल स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। अच्छा, जो बी मार रहे हैं एक बार डी की ओर देखें, क्या डी गलत लिखा है। जो जो बी मार रहे हैं निशान, वो एक बार डी की ओर देखें, क्या डी गलत लिखा हुआ है। हाँ, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। ये हाँ सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है, जब आप गलत को कॉन्फिडेंटली गलत कह देते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, कसौटी गलत लिखा हुआ है और उल्लंघन गलत लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है बी और डी में, सारा सारा मसला यही फंसा, सारा मसला यही फंसा। तो आप याद रखिएगा कि बी सही है और ये गलत लिखा है। मतलब ऐसा अपराध, ऐसा अत्याचार, आप कैसे इसको गलत कह सकते हैं। दुनिया जहान यही लिखता है, लिखे दुनिया जहान, अमरनाथ नहीं लिखते हैं और ना आपको लिखना है। और दुनिया जहान में जब भी लिखा देखे तो उनको सुधरवावे। एक बेसिक सा रूल समझ लीजिएगा बच्चा, जब भी किसी शब्द के अंत में करण लगता है, करण लगता है, तो सही क्या होगा, तुष्टिकरण नहीं होगा, ये सही शब्द होता है। तुष्ट नहीं, संतुष्टि आप बच्चा लगाए ना लगाए इससे फर्क नहीं पड़ता, तुष्टिकरण शब्द का प्रयोग हम लोग बहुत करते हैं। सही शब्द होगा तुष्टिकरण। हाँ, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तुष्टिकरण नहीं होगा, तुष्टिकरण होगा। ऐसे ही एक शब्द होता है राजनीतिकरण, तो बच्चा राजनीतिकरण नहीं, राजनीतिकरण, राजनीतिकरण नहीं, राजनीतिकरण, राजनीतिकरण। अच्छा, वीडियो शो नहीं कर रहा बच्चा, नेट इशू होगा, मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम बराबर बराबर फिक्स चल रहा है। अच्छा, अच्छा कोई नहीं, हम चकमकाहट दूर कर देंगे। इसको रिफ्रेश कर लेना बच्चा तो सही आने लग जाएगा। समझो, जब भी नियम बताता हूं, अगर किसी शब्द के अंत में करण का प्रत्यय लगा हो, अगर किसी शब्द के अंत में करण का प्रत्यय लगा हो तो बच्चा हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। तुष्टिकरण नहीं, तुष्टिकरण, राजनीतिकरण नहीं, राजनीतिकरण, तो ये सही माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। ये जो लिखा है ये गलत माना जाएगा। सही क्या हो जाएगा, कसौटी, एक सिर्फ सही है कसौटी। आओ जी अगले सवाल। ओहो, ओहो, गजब सवाल। इनमें से बता दीजिए वर्तनी के हिसाब से कौन सा गलत है, अशुद्ध, अशुद्ध, वर्तनी के हिसाब से कौन सा अशुद्ध है।
51% लोग सही हैं सिर्फ, और बाकी मन तो आपका कतई डी लगाने की नहीं हो रहा था। बच्चा ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ये जो डी है ये गलत लिखा हुआ है, यानी आपका उत्तर क्या होगा, यही डी। आपसे पूछा गया अशुद्ध कौन सा है, तो यह अनाधिकार अशुद्ध है। अच्छा सर जी, ये तो कभी हमने नहीं देखा, आइए हम दिखाते हैं। याद रखना, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता, यह नियम है। अन उपसर्ग एकदम सही लिखा आपने, हाँ हाँ, अंचल भी सही, अंचल ऐसे भी लिख देते हैं, चंद्रबिंदी भी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये संस्कृत में अंचल लिख देते हैं, चलता है, अंचल चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए, अन और अधिकार, अंचल का मतलब होता है मतलब लोकल, जैसे आप कहते हैं यहाँ आंचलिक उपन्यास है, तो वहां अंचल का मतलब होता है लोकल, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित उस एरिया को, किसी पर्टिकुलर एरिया को अंचल कहा जाता है। जैसे एक शब्द हुआ था उत्तरांचल, एक शब्द हुआ था उत्तरांचल, तो उत्तरांचल माने उत्तर धन अंचल, तो अंचल का मतलब उत्तर वाला क्षेत्र, तो अंचल माने क्षेत्र, लोकेलिटी। विशाल हम समझे नहीं, कैंसिल मतलब ब्लॉक, आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, तो अनअधिकार शब्द क्या है, अनअधिकार, तो बच्चा अन अधिकार से जब जुड़ेगा तो ये अनधिकार बनेगा। यहाँ दीर्घ संधि नहीं है कि तुम बड़ा आ की मात्रा लगा दोगे, अनाधिकार कोई लफ्ज नहीं है, अनधिकार शब्द बनेगा। बात समझ गए, अनधिकार, अनाधिकार नहीं कहेंगे, याद रखिए। नहीं, आंचल का मतलब ब्लॉक होता है, नहीं। अच्छा हाँ, ब्लॉक, ब्लॉक, वहां ब्लॉक का मतलब आप कुछ और बता रहे थे। अच्छा, हाँ, ब्लॉक मतलब, ब्लॉक का मतलब खंड, वही हमने कहा ना, क्षेत्र विशेष। आप जो मैं आपको सेंस दे रहा था वही। हाँ, पूर्वांचल माने पूर्व क्षेत्र विशेष, तो ब्लॉक शब्द इसमें, इसमें व्यंजन संधि है बच्चा, मतलब या संधि नहीं कहें हम, इसमें उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ये उपसर्ग होगा, ठीक है, इसमें उपसर्ग होगा। सुमन बाबू, जब तक सबकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम अगले सवाल पर नहीं जाते। हो सकता है वो समस्या आपकी और किसी और की हो, तो जल्दी नहीं मचाना, ठीक। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अंधन अधिकार, तो ये उपसर्ग का प्रयोग है, उपसर्ग का, ठीक है। याद रखेंगे, अनाधिकार शब्द गलत है, अंचल, अनुसंधान, अनुदेश, ये सब सही है। अगले प्रश्न, ये बड़ा बढ़िया शब्द है, और ये सवाल आजकल परीक्षाओं में बनने लगा है, तमाम सारी परीक्षाओं में बनने लगा है। मानक हिंदी जब हम कहते हैं, स्टैंडर्ड हिंदी जब हम कहते हैं, तो इस बात से हमारा मतलब क्या है। और पहले आप आंसर लगा देंगे, तब मैं मानक हिंदी के माने समझाऊंगा कि मानक हिंदी क्या है। बच्चा, मुझे लगता है कि हमारी ओर से नेट में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मुझे जांच लेने दे कि मैं कितनी नेट स्पीड का यूज इस समय कर रहा हूँ। ठीक है राकेश बाबू, हमारी ओर से नेट का, हाँ, हमारी ओर से नेट एकदम ओके है, और बहुत तगड़ी स्पीड है, हाँ हाँ, तो इसलिए हमारी ओर से गड़बड़ नहीं, आपकी ओर से कुछ होगा। हाँ, ये है, एक एक ओके। देखिए, सो नाइस। बच्चा, मानक हिंदी के माने होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। ये मानक हिंदी शब्द क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैं बिहार के तमाम बहुसंख्यक छात्र इसमें बैठे हुए हैं, बताओ दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, अभी बात हो जाएगी। दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बहुत तगड़ी स्पीड है बच्चा, 110 के आसपास डाउनलोड स्पीड है, और 25 के आसपास अपलोड स्पीड है। दही खाया जाता है कि दही खाई जाती है। अच्छा, राहुल स्त्रीलिंग देखिए, स्त्रीलिंग सुमन, अरे गजब गजब। देखिए, तो बच्चा दही, आ, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे लोग खाई जाती बोल देते हैं, लेकिन हाँ भैया, दूध पिया जाता है, दूध पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, दूध और दही दोनों पुल्लिंग है, दूध और दही दोनों पुल्लिंग हैं, पुल्लिंग। अब कई ऐसे क्षेत्र हैं, हाँ, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बोलते हैं दही खट्टी है, दही खाई जाती है, लेकिन बच्चा स्टैंडर्ड हिंदी में, मानक हिंदी में, साहित्यकारों की हिंदी में दही खाया जाता है, दही पिया जाता है, दही बनाया जाता है, दही जमाया जाता है, दही खट्टा होता है, तो बच्चा इसलिए दही शब्द का हम प्रयोग पुल्लिंग के तौर पर करेंगे, स्त्रीलिंग के तौर पर। बात समझ गए।
नहीं सोनल, दधि भी फीमेल नहीं है, दधि भी पुल्लिंग है। संस्कृत में दधि को पुल्लिंग माना गया, स्त्रीलिंग नहीं माना गया। दधि का व्यवहार पुल्लिंग की तरह होता है, स्त्रीलिंग की तरह नहीं होता है। एक बार संस्कृत साहित्य में जाके देख लेना। बाकी दधि इसका तत्सम है। हे राम, पनीर भैया, पनीर भी खाया जाता है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड हिंदी में पनीर खाया जाता है, पनीर खाई नहीं जाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न? आज डिसाइड करवा लो, सबका जेंडर बता देते हैं, आदमी है कि औरत है, एकदम बराबर बराबर। याद रखिएगा, गड़बड़ न करिएगा। दूध और दही दोनों पुल्लिंग होता है बच्चा, स्त्रीलिंग नहीं। अच्छा, लस्सी पी जाती है राम, लस्सी पी जाती है, लस्सी पी जाती है, लस्सी पिया नहीं जाता, लस्सी पी जाती है, लस्सी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक, आप क्लियर है? हाँ। भाई, रबड़ी खाई जाती है, रबड़ी स्त्रीलिंग है, रबड़ी खाई जाती है। मिठाई खाई जाती है, मिठाई स्त्रीलिंग है। ठीक। अच्छा, तो ये तो तुम्हारे हो गए। हाँ, एकदम सिखाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? हिंदी पढ़ा रहे हैं इसीलिए तो सही सिखाएंगे। देखिए, मानक हिंदी का क्या तात्पर्य होगा? हम बढ़िया है बच्चा, तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, यानी वह किताब जिसमें जो हमारा लिटरेचर है, उस लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानक हिंदी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगले प्रश्न पर आ जाता हूं। 7 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बहुत गजब सवाल है। हाँ, मिठाई की बात ना करें। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो बच्चा, आपको डिसाइड करना है कि इसमें जेंडर स्त्रीलिंग किसका है। बहुत बढ़िया, गुड। बच्चा देखो, जेंडर पहचानने का एक सेंस देता हूं। जेंडर पहचानने का एकदम सीधा साधा सेंस ये है कि जब भी कभी हम जेंडर की बात करें, तो जिस शब्द का जेंडर डिसाइड करना हो, उस शब्द को बोल करके एक वाक्य बना ले। उसी शब्द को बोल करके एक वाक्य बना ले। जैसे एग्जाम्पल, नृत्य शब्द लिखा हुआ है, तो नृत्य किया जाता है कि नृत्य की जाती है? तो आपको क्या पता चलेगा? भाई, नृत्य किया जाता है। जैसे धर्म, तो धर्म क्या है? धर्म अच्छा है कि धर्म अच्छी है? तो धर्म अच्छी है, नहीं, धर्म अच्छा है। हमने पूछा दीपक जलाया जाता है कि दीपक जलाई जाती है? तो पता चला दीपक जलाया जाता है। तो याद रखना बच्चा, नृत्य, धर्म, दीपक, ये के सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर हैं। और बच्चा, कुटिया खाली पड़ी है, कुटिया खाली पड़ी है, कुटिया क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग सिर्फ एक कुटिया शब्द है, और बाकी दीपक। हाँ, दीपक जल रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं, अभी सब सन्नाटे में आएंगे। अच्छा, आप देखिए, ये सरसों स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बताइए, सरसों कैसा शब्द है? अच्छा, जला दें? जला दीजिए भाई, छूटिएगा नहीं। हाँ, जला दीजिए। बहुत गजब, लहलाती है। याद रखना, बहुत सारे लोग सरसों का तेल कहते हैं और उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब साहब, सरसों तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो याद रखें, हाँ, तो याद रखें, सरसों सदैव सरसों उगाई जाती है। सरसों का खेत, सरसों खेत में लहराती है, सरसों बोई जाती है। तो सरसों जो है वो स्त्रीलिंग है, और ये परीक्षा में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, सरसों स्त्रीलिंग, सरसों स्त्रीलिंग। चावल, चावल, धान, ये सब पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि सरसों क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक। आइए अगले प्रश्न पर आता हूँ, गड़बड़ मत करिएगा। अच्छा, यहाँ तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव समझते हैं ना? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव का मतलब देखिए, दो लफ्ज होते हैं। एक होता है अपने पास तत्सम, एक शब्द होता है तत्सम, और दूसरा शब्द होता है, नहीं नहीं भारत, सरसों का तेल नहीं निकाली जाती। बहुत वाजिब शब्द आपने किया। यहाँ पर देखिए, भारत में एक एक शब्द लिखा है, बड़ा बढ़िया शब्द लिखा है, और इससे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सरसों का तेल, अभी बताता हूँ। सरसों का तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है, निकाली नहीं जाती। मतलब ऐसा क्यों? आप तो सरसों को पुल्लिंग बता रहे हैं, स्त्रीलिंग बता रहे हैं, अब ये कैसे हो गया? तो अब बच्चा, इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? तेल है।
अभी सब तत्सम दोनों की बात कर लेता हूं, पहले इस बात को समझ लें। इस वाक्य में आपका जो क्या कहते हैं उसको सब्जेक्ट है, जो करता है वो कौन है? जो करता है बच्चा वो तेल है, जो करता है वो तेल है। तो तेल निकाला जाता है। अब तेल वो सरसों का होगा कि भिंडी का होगा कि आलू का होगा कि पेपरमेंट का होगा, वो आपकी मर्जी है कि आप चाहे जिसका तेल निकाल लें। आप आदमी का तेल निकाल रहे हैं हमारी बला से। बात समझ गए बच्चा? सरसों भी लिख दिया जाता है, सरसों भी लिखा जाता है, वो बिंदी लगा दी जाती है, सर जनरली सरसों होता है। बात समझ गए? तो ये जो सरसों का तेल है, इसको लिख देंगे, निकाल, तो इसलिए तेल की शब्द में आया, बाकी और किसी सेंस में नहीं आया है, याद रखिए। अब बताइए, तत्सम तद्भव का खेल होता है। मैं आपको तत्सम तद्भव के बारे में एक छोटी सी जानकारी, देखिए तत्सम तद्भव की एक कहानी सुना देता हूँ 1 मिनट के लिए। सारे लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए कहानी है। कहानी ये है कि भगवान कृष्ण उनके शिशुपाल और कृष्ण ये दरबार में बैठे थे। तो ये हुआ कि महाभारत का दृश्य है ये। तो कृष्ण भगवान को सबसे अग्र पूज्य बनाया गया। तो शिशुपाल उनसे बड़ी खुन्नस खाते थे। तो शिशुपाल ने कहा कि ये तो बहुत खराब आदमी है, और गालियां देने लगे लगातार, 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली, 4 गाली, 10 गाली, 20 गाली। और कृष्ण भगवान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। लेकिन जब 100 पार कर गई मर्यादा, माने जब धैर्य पार कर गया, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और गर्दन कट गई। तो कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र था, हमारे पास एक ब्लॉक का चक्र है। हम किसी नाम के आगे ऐसे जाते हैं और बटन दबाते हैं, फिर वो ब्लॉक हो जाता है। तो अगर पढ़ाई का आनंद लेना है तो इस कथा को याद रखना है, और अगर आप कथा भूल जाएंगे तो ब्लॉक नामक सुदर्शन चक्र आएगा और आपको ब्लॉक कर जाएगा। समझ रहे हैं? अब इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत गजब कथा थी, इस कथा का आनंद आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न देखिए, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या होता है तद्भव शब्द? तो बच्चा मैं समझा देता हूं पहले। तत्सम के माने क्या होता है? देखिए देखो, हाँ हाँ, आप तो डायलॉग भी याद हो गए। देखिए, तत्सम के माने उसके समान, अर्थात संस्कृत। और तद्भव यानी जो रूप बदल गए, जो हिंदी के शब्द बन गए। तो तत्सम के माने क्या होता है? उसके समान। और इनमें से तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत। और तद्भव शब्द क्या होता है? हिंदी। तो आइए अगले प्रश्न पर इसका ऑप्शन दीजिएगा। किसी तरह की कोई चर्चा ना करें, हमको टैकल करने दें, हम खुद ही हैं इतना पर्याप्त। तो इसमें किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। इनमें से कोई एक शब्द आगे कुछ नहीं बोलेगा, हम हैं, ठीक है? इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा? बहुत बढ़िया शब्द है। तद्भव के माने हिंदी का विराजक। हिंदी का विराजक। 86% सही लोग जवाब दे गए हैं। 83% सही जवाब दे गए हैं। 76%। धीरे धीरे परसेंटेज कम होता जा रहा है। मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, अगले प्रश्न पर, वो गलती से हेलो टाइप हो गया, उसका कोई मतलब नहीं था। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बच्चा मौत। अब मैंने तद्भव का माने आपको समझाया कि तद्भव का मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द होना। तद्भव का मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द होना। और तत्सम के माने संस्कृत का शब्द होना। तो जैसे कल्प है, वह संस्कृत है। मधुर है, वह संस्कृत है। प्रतिवाद है, वह संस्कृत है। कोई बात नहीं। कल्प क्या है? संस्कृत है। मधुर क्या है? संस्कृत है। प्रतिवाद क्या है? संस्कृत है। ये जो मौत है वो क्या है बच्चा? तद्भव है। मौत शब्द कैसे बनेगा? मृत्यु से बनेगा। मौत कैसे बनेगा? मृत्यु से बनेगा। तो बच्चा ये संस्कृत का शब्द है, ये उसका परिवर्तित शब्द है, क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है, अगले प्रश्न पर आता हूं, तो इसलिए आप गड़बड़ाना मत। संस्कृत माने तत्सम। अच्छा, ये सवाल घुमाएगा आपको। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत नजदीकी नजदीकी जो दो जवाब दिए गए हैं, आपको बताना है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
बहुत गजब है, हम भी 1 मिनट के लिए सोचने लग गए कि सही क्या लगाया जाए, आप बता दो। सही क्या है बताइए? हाँ, एवरीडे होगा और ये अब शिशुपाल ने मर्यादा पार कर दी है, तो शिशुपाल साहब को छुट्टी। बाय-बाय। हाँ, बस। एक भाई साहब थे जिनका हम नाम जानकर कुछ नहीं करते, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो अगर कोई और बैठा हो जिसको नाम जनवाने ना जनवाने की इच्छा हो, हम मर्यादित आदमी हैं, धैर्यवान आदमी हैं, लेकिन हमारे धैर्य की एक सीमा होती है। हाँ, तो अब ब्लॉक ही कर दिया है। तो ये अंगारों पर चल रहे थे बेचारे, नहीं चल नहीं, ये लौट रहे थे। तो मुझे लगता था कि अब ये ज्यादा हो गया है, तो फिर ये कर ही दिया गया, ठीक है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बच्चा सवाल बड़ा गजब है। इसका अर्थ होता है दुख सहना, दुख सहना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, देखिए दोबारा कभी मैं उसको ऑन कर सका तो कर दूंगा, लेकिन क्लास में आकर के कुछ लोग बस पढ़ते नहीं है, वो दूसरों को बार बार डाइवर्ट करते हैं, ऐसे ही दो चार यूट्यूब पर भी आ जाते हैं, दो चार यहाँ भी आ जाते हैं, तो उनको ऐसे इग्नोर मारा जाता है। लेकिन जब वो अपनी इंतहा पार कर जाते हैं तो ब्लॉक का ऑप्शन होता है, तब हमने कर दिया। अच्छा, अब मैं इसका मतलब बताता हूँ, उसको किनारे करते हैं। अंगारों पर लौटना, मैं समझाता हूँ। अंगारों पर लौटना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चा, खतरनाक काम करना और दुख सहना, एक शब्द है। एक शब्द है अंगारों पर चलना, दो मुहावरे हैं एकदम नजदीकी नजदीकी। अंगारों पर चलना, और एक शब्द, एक मुहावरा होता है अंगारों पर लौटना। बच्चा, यूट्यूब पर बीपीएससी अन अकेडमी, ये जो क्लासेस आप करते हैं यही सेम क्लासेस आपको वहां मिलती हैं। अगर आप ऐप पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐप पर नहीं है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। यूट्यूब पर बीपीएससी अन अकेडमी, हम नहीं है, हमारा अपना चैनल है बीपीएससी अन, मतलब हाँ। प्लस पर क्लास शुरू होगी भरत, अब बस जल्दी ही क्लास शुरू होने वाली है। मैं उसके शेड्यूल में, मतलब कौन सा क्लास बनाना है, कोर्स बनाना है बिहार में, इसी चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन आप मान के चले, आज 5 तारीख है, 8 तारीख से कोर्स पब्लिश हो जाएगा। 8 तारीख का टाइमिंग लेकर के कोर्स पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो 8 तारीख से बिहार के प्लस पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप समझिए, आप बताइए, आप खुद से देखिए। अंगारों पर चलना, ये क्या हो जाएगा? अच्छा, आपको भी प्लस लेना है, तो सर हमें पता कैसे चले? अच्छा, एक काम करें, आप सारे लोग, जितने भी लोग आए हुए हैं, 94 55 8 3, ये हमारा नंबर है, जितने भी लोग हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन से संबंधी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमसे सीधे सीधे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा, इस नंबर पर मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है बिहार का, एक यूपी का ग्रुप है, उसमें यूपी वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये, हाँ, ये बिहार का ग्रुप है। तो ये मेरा नंबर देख लें, बिहार का ग्रुप बीपीएससी विद अमरनाथ सर, एक टेलीग्राम का ग्रुप है। इस ग्रुप पर आप इस नंबर पर मैसेज करें कि सर ऐड मी इन ग्रुप, आप इस पर नंबर मैसेज करें ऐड मी इन ग्रुप, और मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, क्या करना होता है, इससे संबंधित सब जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। आपने कहीं हिंदी में कोई सवाल पढ़ा, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसका फोटो खींचिए, ग्रुप में डालिए, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो बीपीएससी का एक ग्रुप है, लेकिन आपको ये जरूर लिखना होगा एडमिन ग्रुप और बिहार। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार लिख दीजिएगा, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी लिख दीजिएगा, बस इतना करना है। बिहार से हैं तो बिहार वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, यूपी से हैं तो यूपी वाले। मतलब अगर आप बिहार का एग्जाम देते हैं तो आप अपने नाम के आगे बिहार लिखेंगे, और अगर आप यूपी से हैं तो आप लिखेंगे यूपी, और इस नंबर पर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगा अपने ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ऑप्शनल अभी नहीं बच्चा, ऑप्शनल शुरू करेंगे। हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल मैं ही पढ़ाऊंगा और कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो, खतरनाक कार्य करना, ये खतरनाक कार्य करना। अब एक बात बताओ, अंगारों पर चलना में करने का सेंस है कि लौटने पर करने का सेंस है? बताओ। जब आप खतरनाक कार्य करना कहेंगे तो सही जवाब क्या मिलेगा? अंगारों पर चलना। अंगारों पर चलना इस मुहावरे का अर्थ है खतरनाक काम करना, और अंगारों पर लौटना ये दुख सहना। मतलब कि मेरा जीवन तो अंगारों पर लौटते हुए गुजरा। नहीं भरत, आप ज्यादा शिद्दत में चले गए। आप ज्यादा शिद्दत में चले गए। वहां लौटने का तात्पर्य है कि जीवन मेरा अंगारों पर लौटते गुजरा, यानी कि इस मतलब का हुआ कि मेरा जीवन दुख सहते हुए गुजरा। तो ये दोनों मुहावरे हैं। अंगारों पर लौटना, इस मुहावरे का मतलब होता है दुख सहना, और खतरनाक काम करना, इसका मतलब होता है अंगारों पर चलना।
ठीक है, याद रखना ये दोनों बहुत नजदीकी नजदीकी हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर, अति प्रसन्न होना, बहुत खुश होना, इसके लिए इनमें से कौन सा मुहावरा सबसे बेस्ट होगा? कौन सा मुहावरा सबसे बेस्ट होगा? अच्छा, अभी सी पर बानी, अभी हम सी का जा करके आपको जवाब दे देते हैं, सी का भी आपको जवाब दे देते हैं। अभी अभी सी का मतलब बताते हैं। बहुत बढ़िया। आए भैया, कौन गुल खिला रहा है? आए कौन कौन गुल? नहीं, पोल गुल बच्चा सुमन, पोल गलत नहीं है। ऐसे एकदम झाड़ के सीधे सिरे से खारिज कर दोगे। अगर हमने निशान लगाया तो उसके कुछ मतलब होगा ना। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, अति प्रसन्न होना। देखो, बगले झांकना का मतलब क्या हुआ? हनुमान प्रसाद जी इस समय टॉप पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी आपको। सर जी, मैंने पेमेंट का, अच्छा, हम क्लास के बाद, अभी सर क्लास हो जाए फिर मैं उसे चेक कर लेता हूँ, मैं पक्का चेक करता हूँ। अच्छा देखिएगा, बगले झांकना, बगले झांकना, ये तो कतई खुश होने के सेंस में नहीं है। फलना फूलना क्या होता है? माने विकसित होना, वृद्धि पाना। फलना फूलना मतलब विकसित होना। विकसित होना। नहीं, कभी कभी राहुल हम जानबूझ के गलत करते हैं, जानबूझ के गलत करते हैं और फिर हम मुस्कुराते हैं। कई सारे लोग जो टॉप पर पहुंच जाते हैं उनको नीचे लाने के लिए रैंकिंग में कभी कभी हम मजे लेते हैं। कभी कभी। अच्छा, गुल खिलना, कहीं आजकल बहुत गुल खिला रहे हो। गुल खिलाना का मतलब कुछ जो समाज से अलग हटकर है वो करना, मतलब किसी काम को बहुत नए सिरे से अपने उसमें करना, तो ये क्या हो जाएगा? गुल खिलना। तो आप याद रखिएगा, बाछे खिलना, कहीं उसको देखकर तो मेरी बाछे खिल गई। तो बच्चा, बाछे खिलना माने बहुत प्रसन्न होना। अति प्रसन्न के लिए बाछे खिलना शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कतई मिस ना करें। बाछे खिलना अर्थात अति प्रसन्न होना, याद रखिए। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है बाछे खिलने में? बाछे का मतलब संभवतः, अच्छा, बाछे का मतलब होता है संभवतः मूछ ऊछ होता है, या राम जाने, मैं जानता नहीं, मैं इस शब्द का तो मतलब नहीं जानता, लेकिन ये मुहावरे के रूप में बाछे खिलना का प्रयोग होता है। हाँ, बाछे खिलना मतलब खुश होना, कहीं उसकी तो बाछे खिल गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं बाछे शब्द का मतलब ढूंढ के बताऊंगा, क्योंकि कोई देशज शब्द है, क्या मतलब होता है इसका मैं नहीं बहुत दावे से बता सकता, लेकिन जब कभी ख्याल में आएगा शब्द का मतलब बताऊंगा। लेकिन मुहावरे का सेंस है, बहुत खुश होने के लिए बाछे खिलना प्रयोग करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। मैं एकदम कंफर्म नहीं, बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं, मूछे, आईब्रो, तमाम सारे रोए, इन सबका सेंस निकल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है मैं नहीं कह सकता। जब तक ये मुहावरा तो याद है, पता। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर आता हूं। तो बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक शब्द है, इन चारों में से बहुत अधिक के लिए एक शब्द है, कौन सा है वो बताइए? जो बहुत परिश्रम करता है उसके लिए इनमें से एक शब्द है। मात्र 11% लोग सही हैं। चक्कर नहीं, चक्कर नहीं, गुगली नहीं है बच्चा, गुगली नहीं है, गुगली नहीं है। ये बड़ा गजब सवाल है, और आप इस शब्द का मतलब नहीं जानते, इसीलिए आप उस पर जवाब नहीं लगा रहे। हाँ, सिर्फ सिर्फ यही है। पहली बार सुना, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें अमरनाथ की संगत में आप पहली बार सुनेंगे। बढ़िया। देखिए, हाँ, ये यॉर्कर है, यॉर्कर है। देखिए, हनुमान प्रसाद जी नंबर 1 पर चल रहे हैं। हनुमान जी को प्रणाम, हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान की फोटो लगा रखी है। वंदना जी नंबर 2 पर चल रही हैं और दिव्या तिवारी नंबर 3 पर चल रही हैं। बाकी सारे लोग बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक शब्द है, क्या शब्द है देखिएगा? अध्यवसायी, उद्यमी, जय श्री राम, कर्मठ और लगनशील। तो बच्चा, बहुत अधिक परिश्रमी के लिए अध्यवसायी शब्द का, जो उद्यमी क्या है? उद्यमी माने होता है उद्यम करने वाला, उद्यम करने वाला। मतलब उद्यम क्या होता है? उद्यम होता है कोई व्यापार का काम, व्यापार, जय हनुमान। और उद्यम का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, कोई व्यवसाय, कोई फैक्ट्री वाला काम, उसको उद्यमी कहते हैं। मतलब कुछ आर्थिक गतिविधि से अगर कोई संबंधित होगा तब उसको उद्यमी कहा जाएगा। मतलब होगा यही कि मेहनत करने वाला आदमी, लेकिन हाँ,
उसको उद्यम उद्यम से जोड़ देते हैं। मतलब कुछ भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित मेहनती आदमी होगा उसको उद्यमी कह देंगे। अब कर्मठ क्या होता है? कर्मठ होता है जो कर्म में विश्वास करता। कर्मठ जो कर्म में विश्वास रखता है उसको कर्मठ कहते हैं। कर्म से भरा हुआ, लेकिन यहाँ परिश्रम का भाव नहीं है। कर्मठ माने कर्म से भरा हुआ, जीवन पूरा उसका कर्म में बीता, काम करते हुए बीता तो कर्मठ हो जाएगा। लगनशील जिसके भीतर लगन है, लेकिन इसमें मेहनत का शब्द नहीं आया है। मेहनत शब्द हमेशा अध्यवसाय के लिए, अध्यवसाय को सफलता मिलती है। तो बच्चा अध्यवसाय का मतलब मेहनती व्यक्ति, तो अध्यवसाय शब्द याद रखिएगा, मेहनत करने वाला अध्यवसायी होता है। बहुत परिश्रमी, बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए हम सदैव अध्यवसायी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, बाकी सबका अलग अलग सेंस था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले शब्द पर, अच्छा, वाक्य से बिहार के पेपर में मैंने देखा है कि वाक्य पर सवाल जरूर बनते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बनते हैं, लेकिन बिहार में वाक्य पर ज्यादा सवाल बनते हैं। तुम विद्यालय के लिए यह कर दो या रमेश को बोल दो, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? संयुक्त है कि मिश्र है कि सरल है कि इनमें से कोई नहीं है? आपको जवाब बताना है। कौन सा जवाब? आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है ये सवाल। ए बी सी डी में से आपको देना है जवाब। ए और बी में चल रही है कांटे की टक्कर। 48-48 पर दोनों बराबर खेलते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे ए का पलड़ा भारी होता हुआ बी थोड़ा सिमटता हुआ। सही कौन है ये ईश्वर जाने। ए बढ़ता हुआ बी नीचे खिसकता हुआ, और यह आपका समय समाप्त होता है। सवाल बड़ा सरल था, कंफ्यूजन भी बहुत तगड़ा था। क्या होता कैसे? अच्छा, कुछ आदमी बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले, मार दी इनमें से कोई नहीं। दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। चलिए, हाँ देखिए, ये बहुत सारे लोग डी में चले गए। अब मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये उत्तर होगा बच्चा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है इस बात को समझेंगे। संयुक्त समझिए क्या होता है, नहीं तथा एवं नहीं, आप समझिए। संयुक्त वाक्य होता है, और अंग्रेजी तो पढ़े होंगे ना, तो अंग्रेजी में आपने पढ़ा है कंपाउंड सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक होता है सिंपल सेंटेंस। तो बच्चा संयुक्त वाक्य जो है वो कंपाउंड है, कंपाउंड है। और मिश्र जो है वो संयुक्त है। सॉरी सॉरी, संयुक्त जो हुआ वो कंपाउंड हुआ। मैं इनके आगे अंग्रेजी लिख दूं वरना बोलने में हमें गड़बड़ा देंगे। और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। और ये जो सरल है ये है सिंपल। बच्चा, जीवन के रिश्ते और व्याकरण में वाक्य एक जैसे होते हैं। जिंदगी में रिश्ते और व्याकरण में वाक्य एक जैसे होते हैं। सिंपल सेंटेंस माने सिंपल लाइफ, सिंगल बंदा, सिंपल सेंटेंस। मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स लाइफ, यानी इन अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। डिपेंडेंसी आ जाती है किसी पर, वो हंसाए तो हंसे, वो नचाए तो नाचे, वो गुस्सा तो हम गुस्सा, वो ठीक तो हम ठीक। मिश्र वाक्य मतलब एक वाक्य किसी दूसरे पर डिपेंड करता। जब एक वाक्य किसी दूसरे की डिपेंडेंसी लेता हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जैसे रवि उस मकान में रहता है जिसमें कभी मास्टर साहब रहा करते। रवि उस मकान में रहता है जिसमें कभी सर जी रहा करते थे। तो अब एक मैं वाक्य बोलता हूं, रवि उस मकान में रहता है, अधूरा लग रहा है। किस मकान में रहता है? आप कहेंगे जिसमें कभी मास्टर साहब जी रहते थे, तो जिसमें कभी मास्टर साहब रहते थे ये भी अधूरा है। ये वाक्य जो है ये पहले वाले वाक्य पर डिपेंड करता है। ये दोनों मिलकर के एक अर्थ देते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मास्टर साहब, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जब आदमी का जोड़ा पक्का हो जाता है। हम यहाँ रहें चाहे वहां रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला पक्का है तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ता अख्तियार करने, दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। हाँ, दोनों, ये अलग बात है मिल जाते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र सत्ता बरकरार रखते हैं। यानी कि जब आप कहते हैं कि रमेश आया, श्याम चला गया, अब आप इसको और लगा के जोड़ दीजिए। ये दो शब्द है ना, रमेश आया श्याम चला गया, दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं। इनको या से जोड़ दीजिए। रमेश आया और श्याम चला गया, रमेश आया तथा श्याम चला गया, रमेश आया, मतलब कुछ भी, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। तो जब दो स्वतंत्र जुड़ते हैं तो संयुक्त हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर तो या लिखा हुआ है, तो आप देखिए क्या दो स्वतंत्र वाक्य हैं। तुम विद्यालय के लिए यह कर दो, एक वाक्य। रमेश को बोल दो, दूसरा वाक्य। यहां पर हमने या के माध्यम से दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया। या तो ये अर्थ लेना है या तो ये अर्थ लेना है, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, और दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। तो बच्चा जो उत्तर होगा वह संयुक्त होगा, इसलिए यह मिश्र नहीं होगा। संयुक्त उचित है, मिश्र गलत। समझ में आई बात? बच्चा नेट इश्यू है तो रिफ्रेश कर लीजिए, यही हो सकता है।
हाँ, जरूर जरूर बच्चा, जरूर जाओ। और आपको हमारी ओर से हजारों सलाम। आप कोरोना वॉरियर की तरह समाज में काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हम सबकी सुरक्षा में जुड़े। आइए 13 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल, खुश रहो बच्चा। उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग, बहुत गजब सवाल है और गलती का एकदम गजब सेंस हमने इसमें जोड़ा है। उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त। गड़बड़ कहाँ, गलती कहाँ है? अच्छा, अभी विकास भी को समझा देता हूं, पहले इस प्रश्न को देखो। गलती कहाँ है, वेयर इज गड़बड़? बहुत गजब, बड़ा खिलाड़ी हो जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 74% लोग सही जवाब मार रहे हैं, 68% सही है। बहुत गजब, एकदम सही पहचाना मनीष, एकदम सही सही बात पहचानी। लगभग के साथ प्रतिशत नहीं लगाएंगे, सो नाइस। देखिए, जब आप कह रहे हैं उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त किए, तो बच्चा जब हम लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100% का मतलब कंप्लीट, तब उसमें लगभग नहीं लगा सकते। लगभग 100% नहीं होता, अगर 99.9 रह गए तो 100% शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 100% माने 100%, जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अगर आप 100% कह रहे हैं, आई हैव गिवन माई 100%, आई हैव गिवन अप्रोक्सीमेटली माई 100%, गलत हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट नहीं लगेगा। तो लगभग का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, इसलिए गलती बी पार्ट में है। उसने इस वर्ष परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किया, एक बी है। तो आंसर कहाँ हो गया? बी वाला पोर्शन गलत हो गया। बात समझिए, क्लियर है? विकास ने पूछा बी वाला समझा दीजिए बच्चा, कभी और वाक्य आएगा तो दोबारा डिस्कस कर लूंगा, अभी प्रश्न को आगे जाने बढ़ने दे। ये भी बड़ा बढ़िया सवाल, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल। आपको बताना है कि इनमें से बेमेल शब्द का चयन करना। बेमेल, जिसका मेल नहीं, तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, वो जो अलग है उसका उत्तर बताना, उसको आपको ऑड मैन आउट करना है। अर्थ के आधार पर जो अलग है, अर्थ के आधार पर जो अलग है उसे किनारे कर दीजिए। हरे राम, खाली 63% जवाब। मतलब आप इन शब्दों को जानते ही नहीं। हरे राम राम। 62%, ओनली 62% हैव गिवन राइट आंसर। 38% लोग गलत थे, 38% लोग गलत थे। क्या गलती कर रहे हैं आप देखिए, इनमें से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बच्चा, शारीरिक, तो शरीर जो है इसी को देह कहा जाता है और इसी को काया भी कहा जाता है। और जब किसी शब्द के अंत में इक लगा देते हैं तो इसका मतलब से संबंधित। जब हम इक लगा देते हैं तो ये शब्द हो जाता है से संबंधित, यानी शारीरिक अर्थात शरीर से संबंधित, दैहिक यानी देह से संबंधित, कायिक यानी काया अर्थात शरीर से संबंधित। तो ये तीनों तो शरीर से संबंधित हो गए, और ये जो मानसिक है ये मन से संबंधित, मानसिक है ये मन से संबंधित बच्चा। तो शारीरिक, दैहिक, कायिक ये तीन नहीं होंगे, और जो मानसिक होगा वो ऑड मैन आउट हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, वही गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, मानसिक माने मन का, और दैहिक, कायिक, शारीरिक ये शरीर का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम जी हेलो, स्वागत है, नमस्ते। हाँ बताओ, व्याकुल में कौन सी संधि है? इतना पढ़ा लिखा दिए है कि गलत तो नहीं है करोगे। व्याकुल में कौन सी संधि, व्याकुल में कौन सी संधि? अब नहीं गलत होगा है, बात तो सही है भाई, ये कभी गलत नहीं होना भी चाहिए। एक शब्द बार बार समझाया है और रोज मुझे लगता है कि मैं बता ही देता हूँ। अगर बच्चा आधे अक्षर के बाद या वा दिखाई पड़े, आधे अक्षर के बाद या वा दिखाई पड़े, तो आप हमेशा यण संधि लगा दें। आप सदैव
यण संधि लगे, नहीं नहीं वो फैन ऑफ कर रहा था। अच्छा वीडियो स्टॉप हो गया, नेट इशू होगा, रिफ्रेश कर लो बच्चा। तो आप समझिए, अगर आधे अक्षर के बाद या वा, आधे अक्षर के बाद या वा दिखाई पड़े तो सदैव यण संधि होती है। व्याकुल, अध्यापक, सारे शब्दों में अगर आधे अक्षर के बाद या वा दिखाई पड़े तो सदैव यण संधि, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर, बहुत गजब सवाल है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइएगा कौन सा वाक्यांश के लिए शब्द इसमें से सही है। पढ़िए और जवाब दीजिए। ओहो, बच्चा इसमें सारे सारे शब्दों का मतलब आप जान लीजिए, क्योंकि सब हैं वाक्यांश के लिए शब्द, सब वाक्यांश के लिए शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, सब विषय सारे के सारे। देखिए मतलब अतिथि माने भी मेहमान होता है, अभ्यागत माने भी मेहमान होता है, लेकिन अनाहुत मेहमान नहीं होता है। अनाहुत वो होता है जिसको बुलाया ना गया, अनाहुत वो होता है अन आहूत, अन धन आहूत। और मजे मजे की बात है, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, छोटा ऊ नहीं रहेगा। अन आहूत माने जिसे बुलाया ना गया, आहूत माने बुलाना। आवाहन एक शब्द है, आवाहन, आवाहन माने हम देवता का आवाहन करते हैं। तो जब देवता का आवाहन हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये आहूत देवता है, माने ये इनका आवाहन किया गया था। तो आहूत माने जिसका आवाहन किया गया हो। और एक शब्द इसी आहूत से बनता है आहुति, माने आहूत करने के लिए जो समिधा आप चढ़ाते हैं उसको क्या कहा जाता है, आहुति। तो बच्चा जब आहुति कहेंगे तो छोटा ऊ लगाएंगे। आहूत माने जिसे बुलाया गया हो, अनाहुत जिसे ना बुलाया गया, अनाहुत जिसे ना बुलाया गया। बात समझ रहे हैं। तो जिसे बुलाया ना गया उसको अनाहुत। अब सवाल उठता है, अभ्यागत भी मेहमान है और अतिथि मेहमान है, दोनों में अंतर क्या है। अतिथि बिना तिथि का जो मेहमान होगा, जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो उसको अतिथि कहते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं बुलाए मेहमान। अतिथि माने जिसके आने की तिथि निर्धारित न हो उसको अतिथि कहते हैं। अभ्यागत माने विशेष रूप से बुलाए गए मेहमान। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, बीच बीच में नेट इशू वो ज्यादा शोर करने लगता है तो हम खुद से बंद कर लेते हैं। अभ्यागत का मतलब हुआ विशेष रूप से बुलाए गए, और अतिथि मतलब हुआ जिसकी तिथि न पता हो। तो बिना तिथि के आया हुआ अतिथि, बिना बुलाए आया हुआ अनाहुत, अभ्यागत विशेष रूप से आया हुआ। तो बच्चा अतिथि भी मेहमान है, अभ्यागत भी मेहमान है। हाँ अनागत, आगत माने आया हुआ, अनागत माने जो ना आया हो, जो ना आया हो, अनागत। तो गत माने बीता हुआ, अनागत माने जो नहीं आया हुआ, अर्थात भविष्य के लिए हम प्रयोग करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता में कहते हैं, गत और अनागत काल देख। गत माने बीता हुआ, अनागत माने नहीं आया हुआ यानी भविष्य का, काल यानी समय। तो ये बीता हुआ और आने वाला दोनों समय देख। दुर्योधन को जब वो कहते हैं, वो भगवान कृष्ण जब उनकी सभा में पहुंचते हैं, दुर्योधन कहता है इनको बांध लो, तब ये चर्चा चलती है कि गत और अनागत काल देख। तो ये जो ना आया हो, अनागत के लिए क्या प्रयोग करते हैं, जो ना आया हो, याद रखेंगे या अनागत हो जाएगा। कोई संदेह इतने में। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। हाँ, इसके बाद गजब सवाल होंगे। जो सुस्त अथवा धीमा हो, आज मैं 20 प्रश्न करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हो तो चले जाएगा, वरना 20 प्रश्न तक मुझे पहुंचाइएगा। जो सुस्त अथवा धीमा हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी जितने शब्द हैं उनका मतलब होता है, यहाँ पर जितने शब्द हैं इनका मतलब है। आप उत्तर दे दीजिए, फिर मैं सबका मतलब समझा दूंगा। श्वेता पाल जी आपका स्वागत है। इस विशेष कक्षा का समय अगले, ओहो ओहो चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ। बहुत सारे गजब गजब शब्द हैं बच्चा। देखिए सत्वर जो है उसका अर्थ होता है बच्चा तेज। सत्वर माने तेज, ठीक। मंदाक्रांता एक छंद का नाम है, इसलिए इस शब्द का कोई मतलब नहीं निकालेंगे। मंदाक्रांता छंद का नाम है। सत्वर माने तेज, दीर्घसूत्री माने आलसी, और मंथर माने धीमा। बिहार में गंगा मंथर गति से बहती,
हिमालय में गंगा, वो हरिद्वार में गंगा सत्वर गति से बहती है। सत्वर विलोम मंथर, याद रखना। हिमालय में यानी कि हरिद्वार में गंगा सत्वर गति से बहती, बहुत तेज गति से बहती। आशीर्वाद प्रिया बच्चा, नेट इशू हो रहा है तो वही रिफ्रेश, आप तो जानते ही हैं, बीच बीच में रिफ्रेश कर लिया कीजिए। बाकी बाकी सबको क्लियर दिखाई पड़ रहा है भाई? सबको क्लियर दिखाई पड़ रहा है? प्रिया, अभी क्लास जब मैं 20 सवाल कर लेता हूँ तब आपके प्रश्न लेता हूँ, जो भी प्रश्न है उसको संभाल के रखा है वो बताता हूँ। तो बच्चा मंथर माने धीमा, तो बिहार में गंगा मंथर गति से बहती है, और जबकि हिमालय में गंगा सत्वर गति से बहती है। सत्वर तेज है और मंथर धीमा है, एकदम धीमा धीमा प्रवाह होता है। अभी आप गंगा जब मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, एकदम धीरे धीरे, आपको दिखाई नहीं पड़ता है उसका भाव, लेकिन जब आप हिमालय में खड़े होते हैं, जब आप हरिद्वार में खड़े होते हैं, हर की पैड़ी पर खड़े होते हैं, तो अगर आप गलती से पानी में चले गए तो चले गए। ठीक है। हाँ, मौसम खराब हुआ है बहुत सारी जगहों पर, शायद इस वजह से नेट का इशू है बच्चा। यह प्रश्न हमारे मन का सवाल है, इसीलिए मैंने रोक रखा था आपको। पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिनाए, और जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। इनमें कौन सा रस है? बहुत गजब सवाल। पानी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। बताओ ये कौन सा छंद है? छंद कौन सा है? सब गा के तो तुमको हम सुना दिए। हाँ, दोहा है ये। जो भी इस धुन में आ जाएगा वो दोहा। आपके सामने कभी चार पंक्तियां में और आप उनको इस धुन में सेट कर ले जाएं, इस धुन में सेट कर ले जाएं, तो आप खट से इसको मान लेंगे कि दोहा हो जाएगा। बच्चा, इसमें शांत रस है। पानी यानी पानी से बर्फ बनी, और बर्फ फिर पानी में मिल जाती। जो कुछ था सोई भया, जो था वही दोबारा हो गया, अब क्या कहा जाए। तो बच्चा, यहाँ पर इस दुनिया की निस्सारता का वर्णन है। परमात्मा से आत्मा निकली है, आत्मा फिर परमात्मा में विलीन हो जाएगी। आत्मा परमात्मा का जो चक्कर है, ये काहे की बोध करवाएगा, शांति का बोध करवाएगा। जब दुनिया सब बेकार है और जो कुछ भी है सब वही है, तो जब यह भाव आ जाता है तो शांत रस हो जाता है। रस क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। नहीं, शाम की कक्षा में 100+ नहीं होते हैं। शाम की कक्षा में बृहस्पति शुक्र शनि, क्योंकि ये मैंने अचानक क्लासेस शुरू की हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस बात की खबर नहीं है, उनके और एंगेजमेंट है, तो 100+ होते हैं वो बृहस्पति शुक्र शनि में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ शाम के 8 से 9 की टाइमिंग को थोड़ा ऊपर नीचे ले जाऊंगा, कहीं दिन दिन में करेंगे, ऐसा ख्याल मन में आ रहा है। वो जब होगा तब होगा, टेक्निकल टीम से डिस्कशन करके। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें भी बता दीजिएगा अलंकार कौन है। इसमें अलंकार कौन है? जो कुछ कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो का फिर बे पीर। कभी हमारी फटी आवाज है, हम तुम्हारे लिए गा देते हैं। ये गुनगुनाहट, ये धुन अपने जहन में रख लो। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चा, बस आखिरी सवाल तक पहुंचने वाले हैं, उनका शाम को नेट इशू हो जाता है, मौसम की वजह से कुछ गड़बड़ है। तो बच्चा, ये जो दोहा है, ये जो दोहा है, इस दोहे में पीर पीर शब्द कई बार आया है। एक जगह पहले जो पीर है, उस पीर का मतलब है संत, फकीर, सिद्ध। संत, फकीर, सिद्ध। और दूसरी वाले में क्या है? पीर माने दर्द। तो कबीरदास कहते हैं वही सच्चा संत है जो जाने पर पीर, जो दूसरे के दर्द को समझता है। कबीरदास कहते हैं वही सच्चा संत है जो दूसरे के दर्द को समझता है। और जे पर पीर न जानई, जो दूसरे के दर्द को नहीं जानता है, सो काफिर बे पीर, वो बेदर्दी इंसान है, वो काफिर है। तो बच्चा, इसमें जब पीर पीर दो शब्द आ जाएंगे, वैष्णव, हाँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए। हाँ, ये भाव यही है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पर आई जाने, भाव यही है। लेकिन ये कबीर का दोहा है। अच्छा,
नहीं नहीं, फर्स्ट रैंक वाले फर्स्ट में चल रहे हैं, वो गड़बड़ नहीं है। हाँ, वो गड़बड़ नहीं है, और वो जवाब दे देंगे। वो हमारे यूपी के भी छात्र हैं, यहाँ भी छात्र आते हैं। हाँ, हमको जान रहे हैं, फर्स्ट वाले को देख के एकदम मन टेंशन में आ जाता है। कोई नहीं। अच्छा, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो का फिर में पीर। ये क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। अलंकार क्या होगा? यमक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। और यह आज का अंतिम प्रश्न है। बहुत बहुत गजब सवाल है। एक प्रश्न बहुत गजब प्रश्न है। विशेष्य का चयन कीजिए। हाँ, जो भी फर्स्ट है निस्संदेह है अपनी मेहनत से है, हर कोई अपनी मेहनत से है। इनमें से विशेष्य का चयन कीजिए। ये देखो, हम जब कक्षा में आया करो तो हाँ, मैं ऑप्शन बोल दूंगा। कक्षा में आया करो तो कौन पहले में है कौन दूसरे में, ये व्यर्थ है। तुम 1 घंटा अमरनाथ के साथ बैठो, ये सत्य है। ये आपकी खोपड़ी में हिंदी का ज्ञान भरता है, इसलिए आप आइए। बाकी रैंक वैंक का बेकार है, ये सब मोह है, माया है, मिथ्या है। सत्य क्या है? ये जो अंतर ज्ञान जगता है, यही सत्य है। तो देखो, इनमें से विशेष्य का चयन कीजिए, अर्थात जो विशेषण नहीं है उसका चयन कीजिए। जो विशेषण नहीं है उसका चयन कीजिए। आश्रित, अग्नि, कर्मठ, मधुर। बताइएगा कौन सा विशेष से, मतलब इसमें से विशेष कौन है, अर्थात कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, ये जवाब बताइएगा। आश्रित, अग्नि, कर्मठ, मधुर। आश्रित, अग्नि, कर्मठ, मधुर। आश्रित, अग्नि, कर्मठ, मधुर। आज जितने भी हमारे बिहार के छात्र हैं, यूपी वाले अपने नाम के आगे यूपी लिख के भेज दें, बिहार वाले बिहार लिख के भेज दें। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप हमसे वहां सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई जानकारी, कोई बातचीत करनी हो, ले सकते हैं। नंबर ऊपर हमारा पिन है, ये नंबर नोट करके इस पे हमको मैसेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज की कक्षा में हमारे टॉप 10 में हनुमान प्रसाद नंबर 1 पर रहे 20 में 19 के साथ, दिव्या तिवारी 20 में 19 के साथ नंबर 2 पर रही, व्यंजना जी 20 में 17 के साथ नंबर 3 पर रही, नंबर 4 पर आशीष रहे 20 में 15 के साथ, नंबर 5 पर हसन रिजवी, नंबर 6 पर प्रिया चौधरी, नंबर 7 पर अनूप, नंबर 8 पर अंजलि, नंबर 9 पर अलका, और नंबर 10 पर कुमार मनीष रहे। बहुत गजब। यहाँ बच्चा नहीं लिखना है, वो हमको मैसेज करना है। राजकुमार, मैसेज करना है अपना नाम और बिहार। ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी हमें मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। फिर हम वहां आपसे सब्सक्रिप्शन से और तमाम संबंधी बातचीत करते हैं। ठीक है? तो बच्चा, इसमें अग्नि है जो संज्ञा है, आश्रित व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, मधुर वाणी, ये सारे के सारे खासियत बताने वाले विशेषण हैं। और ये जो अग्नि है, हाँ, ये जो अग्नि है, ये क्या है? अग्नि है, ये क्या है भैया? ये संज्ञा है। तो ये संज्ञा शब्द है, इसलिए विशेष से हो जाएगा। आज का पेपर बड़ा बढ़िया रहा, मजेदार रहा, और आप सबने बहुत गजब खेला है। ऐसे ही रोज 8 से 9 मिलते रहें, और प्रतिदिन 8 से 9 शाम को हमारी आपकी भेंट होती रहेगी। तो करते हैं आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खूब खुश रहिए। हाँ, अगर किसी का कोई पर्सनल सवाल हो तो आपसे हम प्रश्न कर लीजिए, मैं आपको जवाब दे करके जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपका कोई सवाल रह गया हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप उसका समाधान चाहते हो, तो जरूर हमसे प्रश्न कर दें, मैं आपको जानकारी दूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके। हाँ, बताओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। प्रिया, क्या दिक्कत है? नृत्य होता है, धर्म। अच्छा, 17। ओहो, ठीक है। 17 में बताइए क्या दिक्कत है? प्रिया, मंथर माने धीमा होता है, जो सुस्त और धीमा है उसको मंथर कहते हैं। दीर्घ सूत्री विनश्यति एक संस्कृत की श्रुति है। दीर्घ सूत्री का मतलब आलसी हो सकता है। नहीं, नहीं हो सकता है प्रिया, कतई नहीं हो सकता है। दीर्घ सूत्री मतलब आलसी। जो सुस्त और धीमा हो उसके लिए जो उचित शब्द है वो मंथर है। दीर्घ सूत्री सिर्फ आदमी के लिए, जो आलस करेगा उसके लिए प्रयोग करेंगे। अगर नदी की गति धीमी है, अगर नदी की गति धीमी है तो कहेंगे मंथर गति। वहां हम दीर्घ सूत्री गति नहीं कह सकते। तो जो सुस्त और धीमा है उसके लिए हम मंथर का प्रयोग करेंगे, ना कि दीर्घ सूत्री का। अगर धीरे धीरे काम करने वाला ऐसा कुछ होता तो भी दीर्घ, जब तक आलसी का सेंस नहीं निकलेगा तब तक हम बी नहीं लगाएंगे, उसके पहले तक हम ए ही लगाएंगे। ठीक है? क्लियर है जी? लॉक किया जाए?
हाँ, तब किसी सेंस में बी लगा देते, तब किसी सेंस में बी लगाते थे, लेकिन इस प्रश्न का ये हाइपोथेटिकल सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल किया। बच्चा दीर्घ सूत्री कार्यक्रम जिनमें सूत्र यानी धागे दीर्घ लिए गए हों, लेकिन दीर्घ सूत्री जो शब्द संस्कृत में है, उसका मतलब आलसी होता है। उसका एक सीधा-सीधा मतलब आलसी होता है और ये संस्कृत में सूक्ति भी है, ठीक है? और बाकी दीर्घ सूत्री कार्यक्रम जिनमें योजनाएँ लंबी बनाई गई, ये प्रश्न प्रयोग किए, ये शब्द प्रयोग किया जाना नहीं चाहिए। लेकिन आदमी को लगता है दीर्घ सूत्री माने लंबी-लंबी योजनाएँ, तो उनको एक सेंस में लोगों ने हिंदी में चूंकि संस्कृत में इसका जस्ट विपरीत मतलब है, इसलिए संस्कृत दीर्घ सूत्री मतलब बहुत लंबी सेंस ले लिया गया। तो कई शब्द अनेकार्थी होते हैं अंशली, तो उस अनेकार्थी में दीर्घ सूत्री को लंबे सूत्र वाला ऐसा कह सकते हैं, और दीर्घ सूत्री का मतलब आलसी भी होता है। तो दो जिस जिस सेंस में यहाँ पूछा गया है दीर्घ सूत्री परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो आलसी के सेंस में पूछा जाता है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट किसी का? तो चलिए, आप सबको शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए, प्रेम बनाए रखिए। आज के एपिसोड को करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए।